Hello dear student, this is Avinash Kishore, your Avian sir, present here with JEE Mains official paper solution जो कि 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो ये JEE Mains का ऑफिशियल पेपर है, मेमोरी बेस्ड नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस जैसे जैसे आए हैं वैसे वैसे आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, वैसे मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस टाइप हैं और सोल्यूशन भी कुछ टाइप कर रखा हूं मैं। ठीक है, तो कुछ तो मैं सॉल्व करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ चीज़ें सोल्यूशन एज इट इज़ जैसे फॉर्मूले बेस्ड है उसको हम लोग देख लेंगे ताकि टाइम आपको और मेरा दोनों का सेव हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने रखा हुआ है, साफ सुथरा क्वेश्चन है। इसमें बस बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर जो स्मॉलर पिस्टन वुड बेयर, ये बताना है आपको। ठीक, तो ये जो मास है इससे जो वेट आएगा, वेट फोर्स बनेगा, फोर्स बाय दिस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बस एसआई सिस्टम में इसको रख देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये रहा फोर्स बाय एरिया, इसको मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है और फिर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल। तो दिस इज द आंसर, आंसर नंबर 4। ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। आप क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, एक सैटेलाइट का बताना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ जब रिवॉल्व कर रही होती है ना, तो इसकी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल वेलोसिटी एट रेडियस r कैसे लिखते हैं? √gm/r। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब m मास का सैटेलाइट है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे? बार बार जो पोजीशन वेक्टर है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहने वाला है, तो इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे mv/r। जरा ये वैल्यू को पुट कर दो, m √gm/√r इंटू r, तो ये कैंसिल होकर रूट ऊपर चला जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो r के रूट के प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल टू √r। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जब वो h हाइट पे था, h हाइट पे, तब उसकी एंगुलर मोमेंटम l है। ठीक है, नाउ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, 8 टाइम्स से इंक्रीज कर दिया गया। तो हुआ कितना है? 8 टाइम्स से अगर इंक्रीज हो गया तो वो 9h हो चुका होगा। सही है, 9h। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे L1/L2 इज इक्वल टू √h1/h2। h1 की वैल्यू अगर h है तो h2 की वैल्यू 9h हो जाएगी। ठीक है ना, कैंसिल हो गया, √9 हो गया 3, L1 हो गया L, ये हो गया L2, ये हो गया 1/3, तो 3L हो गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ये देखो आंसर इसका क्या है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर रखा हूँ मैं, देख लीजिए, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक, ऐसे इसको करना है। ओके, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल है, आपको ये पता होगा इसकी थ्योरी के पीछे एक्सरे इज द आंसर। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मेटल टारगेट होता है ऐसे, मेटल टारगेट, इस मेटल टारगेट में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आकर हिट करता है, तो इसको रिटार्डेशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के रिटार्डेशन के कारण इलेक्ट्रॉन से जो एमिशन निकल रहा होता है वो एक्सरे होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिटार्ड किया जाता है, तो मेटल से जो रेडिएशन निकल के आती है वो एक्सरे के रेंज में होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशन। आपको ये डायमेंशन मैच करना है, बहुत ही सिंपल है। सभी के डायमेंशन आप सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद मैच कर लीजिए। ठीक, तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या है इनके डायमेंशंस। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? फोर्स का डायमेंशन है ml t-2 इंटू L ml² t-2, ये हो गया टॉर्क का डायमेंशन। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, इसके डायमेंशन लिख लेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट को लेंथ से डिवाइड करके निकाला जाता है, ये हो गया फोर्स बाय एरिया, एरिया स्क्वायर नहीं है, ये फोर्स बाय एरिया है। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होगा? L²। ठीक है, तो L² इंटू L, L³ हो गया। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका आप फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। ड्रैग फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स इज ईटा, दिस इज ईटा, है ना, ये ईटा है, ईटा A dV/dy। तो यहाँ से ईटा का डायमेंशन ये निकल के आ जाता है।
ठीक, अगर आप इस फॉर्मूले को पढ़े हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें खास टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक, अब सारे डायमेंशन आ चुके हैं, इसको आप मैच करके देख लो तो ऑप्शन 4 मैच होता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो ऑलराइट। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है सही गलत के बारे में। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन उसके लिए पार्टिकल को किधर मूव करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, पर इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर जनरल बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए डी टी का इंटीग्रेशन, वेक्टर ए डी टी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी देता है। तो ये तो ठीक है, ये तो 100% सही है, पर ये एक क्वेश्चनेबल हो गया कि ये डिस्टेंस दे सकता है बट इन अंडर स्पेशल कंडीशन। तो मैं कहूँगा अगर जनरल स्टेटमेंट से बात करें तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। लेकिन ये हो सकता है करेक्ट कब, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो आई वुड गो फॉर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज ट्रू। आई विल गो फॉर स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बट ऑफिशियल आंसर में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बोल दिया गया है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू बोल दिया गया, दोनों ही ट्रू बोल दिए गए, बट मुझे लगता है इस स्पेशल केस के अंदर ही ट्रू क्या होगा। ठीक है, ओके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन बिल्कुल थियोरेटिकल पॉइंट है। आप अगर एनसीईआरटी में आखिरी चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें आर्टिकल नंबर 15.7.2 में अगर जाएंगे तो साफ सुथरा फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि द पावर रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू L/λ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये थियोरेटिकली ये चीज़ प्रूव होता है, ये लिखा हुआ है उसमें थियोरेटिकली। तो अंडर आर्टिकल एनसीईआरटी में ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ कि वेव में अपन पढ़ते हैं कि पावर जो होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लैम्डा के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो 1/λ के प्रोपोर्शनल टू एक पावर आ गया। ठीक है, लेकिन एंटीना का साइज़ भी डिपेंड करता है। साइज़ अगर बड़ी होगी तो पावर ज़्यादा रेडिएट होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया आएगा, है ना, तो वो एरिया को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एरिया वाला पॉइंट भी अगर ले लिया जाए, एरिया वाला पॉइंट, तो एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज इसके लेंथ पे हमें ले आऊँ लेंथ, तो लेंथ के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट हटा दो। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको डील करना है कि ये जो थियोरेटिकल नॉलेज है इसको यूज़ करना था इसमें। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, V इज इक्वल्स टू KQ/R। इसमें क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है और आपको चार्ज बताना है, चार्ज भी दिया हुआ है ना, चार्ज भी दिया हुआ है, तो R बताना है। ठीक, बहुत ही सिंपल, देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। ये फॉर्मूला रख दिया गया, R की वैल्यू निकालना है, आंसर आ गया 90 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट कुछ इस तरह से आपके सामने है। अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं, है ना, हमारे नोट्स में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। आप देखेंगे कि h जब r से बहुत बहुत छोटी है तो g की वैल्यू किसी हाइट पे क्या होगी, ये बताना आपको। ठीक, तो चलो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि g जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, और डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो यहाँ से रेडियस हो गया r और हाइट हो गया सरफेस से h। ठीक है, तो किसी भी h हाइट तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस h। तो ये इस तरह से हो गया, यहाँ से r कॉमन लेकर बाहर निकाल दो, डिवाइड हो जाएगा, इसके जगह आप लिख सकते हैं g, तो ये g हो गया, और ये पावर ऊपर बन जाएगा 1 + h/r होल टू दी पावर -2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, वेरी इजी एंड वेरी कंसेप्चुअल थिंग। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपको मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा, टाइम सेव कर लेते हैं। तो ईएमएफ जो होता है वो होता है BLV, है ना। ईएमएफ B और L गिवन है, आपको V बताना है। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी यूनिट SI सिस्टम में होनी चाहिए। ये भी SI सिस्टम में, ये भी SI सिस्टम में, ठीक है। कन्वर्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, सॉल्व करने से V कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखें। राइट, तो नेक्स्ट थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन में से एक है हीट इंजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ये देखो, ये है सोर्स, ओके। सोर्स से 127 डिग्री पे मेंटेन करने पे इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लिया गया है, 40 केल्विन। और जो सिंक है, सिंक का टेम्परेचर 27 को 273 से जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो जाता है, ये 300 हो गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस T2/T1, एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और भी होता है, वर्क डन बाय Q1। वर्क डन क्या होता है, Q1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। तो एफिशिएंसी यहाँ रख दो 1/4, 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब वर्क डन, एक मिनट, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वर्क डन ये गिवन है, तो सीधा सीधा Q1 लिख सकते हो आप, W बाई एफिशिएंसी, ठीक है। बस हो गया काम, 1/4, तो ये 8 आ जाएगा इसका, ठीक। कितना है वर्क डन, वर्क डन है 2 और एफिशिएंसी है 1/4, तो आंसर हो गया 8। डन है, बिल्कुल सिंपल, ओके। ठीक है, फ्रिंज विड्थ पे बेस्ड है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी। अब इसमें डी और डी सेम चल रहा है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो गया ये, तो बस लैम्डा चेंज करने पे उसी रेशियो में फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है इसका आंसर, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये इस तरह से पहले 2 मिलीमीटर था और ये नैनोमीटर कैंसिल हो गया, मिलीमीटर में आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर पढ़े हैं, आपको समझ में आ चुका होगा कि बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की, इतना तो पता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पर ध्यान ये रखना है किसमें होना चाहिए, इन केल्विन, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रोपोर्शनल 300 केल्विन पे आ गया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1। अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को करना है डबल, तो क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि डबल हो रहा है, और T1 300 और T2 एक सेकेंड, ये T2 को ऐसे ही छोड़ दो, तो T2 नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, ये इधर, तो 2 × 300 मतलब 600 केल्विन। फिर वापस इसको माइनस करना पड़ेगा 273, तब जाकर के जो आंसर है वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 327, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये रहा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, ओके। वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ओके। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये अगर थ्योरी आपको पता है तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों बने होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी तो चलो दिया है, लो है, कोर्सिविटी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन हाई परमिएबिलिटी, यस परमिएबिलिटी हाई होती है, मतलब
मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से अच्छे से पास कर सकता है, या उसके अंदर एयर के मुकाबले ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटी है, ठीक है ना। तो सही बात है, तो इसमें होगा ए इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने इस तरह से है। ऑलराइट बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऐसे दिया गया है, आपको बताना है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो बच्चा लोग, जब पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल में होती है तो मैक्सिमम हाइट होने के लिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप क्या हो जाता है, 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 0 डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा इसका आंसर, 1 माइनस 2x बाई 20 इक्वल्स टू 0। तो ये कट के हो गया 10, 1 उधर चला गया तो x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 10 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैक्सिमम हाइट बताना है, और हाइट किससे मिलेगा, y से मिलेगा। मतलब आपको y की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर बाई 20, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 100 बाई 25, 10 माइनस 5 इज 5। देखो यहाँ पे 10 मीटर भी गिवन है, ताकि आप ये निकाल के गलती करके आ जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है, आंसर होगा 5 मीटर, क्योंकि आपको मैक्सिमम हाइट बताना है, ठीक। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ओके। ऑलराइट, तो ये है क्वेश्चन, जरा पढ़ लो फटाफट, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिफोर ब्लॉक एंड द सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है, आप थ्योरी को जरा देखो कि ये जो बुलेट है ना, ये बुलेट इसके अंदर आएगी और ये टकराएगी, टकराने के बाद उसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, तो लीनियर मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी फोर्सेस इसमें लग रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉन कंजर्वेटिव है। या तो फ्रिक्शन लगना जब शुरू होगा तो नॉर्मल जो है वो नॉन इम्पल्सिव है, जिसके कारण फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव डेवलप हो रही होगी, तो आप आराम से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का और ये आफ्टर कोलिजन, ये मिल करके एक सिस्टम बन गए, 3.9 और 0.1 4 kg हो गया। तो अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, m1v1 इक्वल्स टू m2v, ठीक। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वो 20 मीटर जाने के बाद रुक जाती है, तो यहाँ से आप काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको रिटार्डेशन निकालना है ना, रिटार्डेशन निकालना है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v होगा 0, u है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a को अभी a ही छोड़ देता हूँ, s कितना है 20, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 40a इक्वल्स टू 100, तो 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू 10/4 विथ नेगेटिव। तो इसको लिख सकते हो आप, चलो 10/4 है ना, तो ये बन गया 5/2 माइनस में। अब ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है, म्यू जी के बराबर है। वो कैसे आया, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी, ठीक है। इसको मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू जी, तो म्यू जी हो गया, ठीक है, इज 5/2, क्योंकि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक। तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5/2/10, तो ये आ गया 1/4, दैट इज 0.25, ओके 0.25। तो 0.25 देखते हैं, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑलराइट, तो ये एक ट्रांजिस्टर सर्किट है और आपको बताना है कि बेस करंट क्या है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, ठीक। तो सर्किट आपके सामने ऐसे पेश की गई है, थोड़ा सा क्लैरिटी में प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जब भी आप ट्रांजिस्टर सॉल्व कर रहे होते हैं
तो एक रिलेशन तो हमेशा ही ट्रू होती है, क्या कि आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। खैर इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो सब कुछ गिवन है, बेस का रेजिस्टेंस, कलेक्टर का रेजिस्टेंस, कलेक्टर का वोल्टेज और बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा होता है आई सी बाई आई बी, ये बीटा होता है। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है? आई बी। तो किसी तरह से आई सी मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि बीटा तो गिवन है। अब आई सी कैसे निकालें? उसके लिए आप यहाँ से हेल्प लेंगे। वी सी सी इज इक्वल्स टू आई सी इंटू आर सी। ये देखो, तो वी सी सी कितना है? 1। आई सी निकालना है। आर सी कितना है? आर सी है 1 किलो ओम, है ना। इधर से डिवाइड कर दीजिए तो आई सी आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब बेस की बात, तो बेस के लिए यहाँ पे यूज करो बीटा कितना है? 100 इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर बाई बेस करंट। तो बेस करंट कितना हो गया? 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 100। अब इसको माइक्रो में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 10⁻⁻6 चाहिए ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? यहाँ लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻³ -5 हो गया ये। ठीक है, ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको माइक्रो बनाना है तो एक 10 यहाँ लगा दो और एक यहाँ पे 6 बना दो, तो 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ये रहा। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बताना है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ओपी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे। तो ये ओपी है, देखो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन टी टाइम पे, तो टी टाइम पे ये यहाँ आ चुका है। तो ऐसे सोचो, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना है टी टाइम पे, तो ये एंगल कितना हो गया? पहले से 30 था और ओमेगा टी और हो गया, तो ओमेगा टी प्लस 30 मतलब π/6, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? ये हो गया r cos ओमेगा टी प्लस 30 ऐसे। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ये हो गया। ठीक है, डन है। ऑलराइट, क्वेश्चन इस तरह से है, देख लो फटाफट। इस बार लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव मटीरियल की बात हो रही है, इज रिड्यूस टू 1/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट की बात हो रही है। तो आप न्यूक्लियस के काउंट की बात करें या मास की बात करें, फॉर्मूला तो उसी तरीके से डील कर रहे होंगे इन 3 डेज। ठीक है, तो 1/8 होने में कितना दिन लगता है? 3 दिन। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए, डीके कांस्टेंट। ठीक है, आपको बताना है कि अगर इतना केजी ऑफ द मटेरियल इज लेफ्ट, बच गया, तो बताओ अगर 5 दिन में, तो इनिशियली कितना था इनिशियल। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम लैम्डा निकाल लेते हैं। तो मैंने n के जगह m लिख दिया है। n का मतलब है न्यूक्लियस का काउंट, m का मतलब है टोटल अमाउंट, केजी में भी तो दे रखा है, मास बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। ये बोल रहा है 1/8 हो चुका है, इनिशियल का 1/8 हो गया। यहाँ दोनों साइड लॉग ले लो, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई ln 8/3, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है? 3। ठीक है ना, तो t के जगह क्या रखेंगे? 3 दिन। इसके जगह क्या रख देंगे? 3 दिन, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है ना 3 डेज, तो t के जगह क्या रखेंगे? 3। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई ln 8/3। अब ln 8 को क्या लिख सकते हो? ln 2 और 3 आगे आ सकता है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 हो गया आगे, 3 ln 2/3, 3 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई ln 2। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वो 8 × 10⁻³ kg हो गया, मतलब 8 ग्राम हो चुका है। ग्राम में मैं लिख देता हूँ इसको ऑलरेडी, ग्राम में। ठीक, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ln 8/3, ये 3 कैंसिल, यहाँ हो गया ln 2। अब इसमें बेस का इंटरचेंज कर लो। ठीक, ये जो माइनस है वो इसके साथ हो सकता है, ये ln 2 इंटू
माइनस इंटू 5 ऐसे लिखा है, तो ये -5 हो गया ना, इसको लिख सकते हैं -5 ln2, फिर ln2 के पावर में -5, ई ऊपर नीचे चला गया, ठीक है। तो 1/2 के पावर में 5, तो m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू m, हाँ ओके, यहाँ पे इक्वल है, इसका ध्यान रखना, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर 5 चला गया इधर, तो 8 इंटू 2 टू द पावर 5 मतलब 32, मतलब इतना ग्राम, ठीक है। सिंपल, अब सॉल्व कर लो, ओके, ठीक है। तो आंसर आ जाता है 256 ग्राम, तो फोर्थ ऑप्शन 256 ग्राम, ठीक है। ऑल राइट, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए बी के अक्रॉस। तो देखो, अगर ये ए है और ये प्लेन वायर है, तो ये ए हुआ तो ये इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर बी है तो इस पूरे प्लेन वायर से यहाँ भी बी हो जाएगा। अब बताओ, 20 किलो ओम ए बी के अक्रॉस है, 20 किलो ओम अगेन ए बी के अक्रॉस है, तो क्या ये 20 और ये 20 पैरेलल हो गए? तो 20 और 20 जब पैरेलल होंगे तो 1/20 प्लस 1/20 करोगे, और फिर ये भी पैरेलल में है तो 1/10 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। एलसीएम ले लो 20, तो इधर होगा 1 + 1 + 2, तो ये कितना हो गया, 2 2 4, 20/4 इज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। दैट इज 5 किलो ओम, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओके। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप पढ़ लो। 5 स्टेटमेंट है, इसमें सही बताना है। पहला स्टेटमेंट, फोटो करंट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हाँ, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। अब ज़्यादा फोटॉन्स अगर आएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे, और अगर हर फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएंगे, तो इसका मतलब फोटो करंट बढ़ जाएगा। सही है ये तो। लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी के, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, नो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। इसका मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच द फोटोन एमिटेड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, बिल्कुल सही, ये सही है। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर अ मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नहीं, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी नहीं चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये बात तो गलत हो गई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नहीं, ये मैंने दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर ही रहा है, तो ये भी गलत। तो ओनली ए एंड सी, तो सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। हाँ, ये रहा, ठीक है, ओके। ऑलराइट, कैपेसिटर के क्वेश्चन हैं कुछ इस तरह से। पहले कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर अनचार्ज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो कितनी एनर्जी का लॉस होता है ये बताना है। अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो होता है हाफ C1C2/C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अनचार्ज है तो V2 कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। अब दोनों कैपेसिटर सेम है तो इसकी वैल्यू C/2 हो जाएगी, तो 1/2 C कितना है, C है 600, लेकिन पिको होता है 10⁻12/2 इंटू V कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो है ये 60 जूल, ठीक है। हाँ, सॉल्व कर लिया, ओके। ऑलराइट, तो ये LCR AC सर्किट है, इसमें क्वालिटी फैक्टर बताना है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ड्यूरिंग रेजोनेंस जो भी XC या फिर XL हो अपॉन R, यही होता है। अब XC के टर्म में अगर बात करें तो XC होता है, चलो XL ले लेते हैं, तो ओमेगा L होता है, तो ओमेगा L/R। अब ओमेगा गिवन नहीं है, तो ओमेगा ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या होता है, 1/√LC।
इसको यहाँ रख दो, तो L बाई आर रूट एल सी, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो रूट चला जाएगा ऊपर 1 बाई आर, बस सारे वैल्यूज को रख दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे ऐसा ही सिस्टम में होने चाहिए। ये माइक्रोफैराड है, इसको कन्वर्ट कर लेना, तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। सॉल्व करो, 4 आएगा। ऑल राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, ड्रिफ्ट स्पीड बताना है आपको, ठीक है, किसमें 10⁻⁻6 के ऑर्डर का। तो सिंपल फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सारे वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे रख के किया गया है। ये रहा करंट, ये गिवन है, सब SI सिस्टम में रखना, ठीक, इस तरह से डील कर लो। तो VD की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻6 के ऑर्डर का, ठीक है। E जो होता है E, वो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रहा आपके सामने, ओके, ऑल राइट। ओके, तो मैक्सिमम हाइट बताना है और रोलिंग हो रहा है यहाँ पे, है ना, स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल बॉल, ऑल राइट, विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो बेटा यहाँ की जो एनर्जी है इनिशियल, वो यहाँ के फाइनल एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है, ठीक है। तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज U फाइनल प्लस K फाइनल। तो U इनिशियल इज 0, K इनिशियल इज हाफ mv स्क्वायर, और क्योंकि रोलिंग हो रहा है तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, और फाइनल mg इंटू एच मैक्स, है ना। और वहाँ जाकर काइनेटिक एनर्जी दोनों ही 0 हो जाएगी। सारे वैल्यूज रख दीजिए, बस I का ध्यान रखना, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ रखेंगे 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। तो mm कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों में v स्क्वायर आ जाएगा, ये गिवन है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये रहा सोल्यूशन, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सॉल्व किया हुआ, ये रहा, तो सॉल्व किया गया है, v की वैल्यू फाइनल आ गई इतना सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ऑलराइट, थर्मल स्ट्रेस पर क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना। पूछा गया व्हाट इज द कंप्रेसिव टेंशन। तो जब एक बॉडी को आप हीट करते हैं तो ये फैलने लगता है, ठीक है, फैलने लगता है तो स्ट्रेस पैदा होगा। तो उसको अगर चारों तरफ से कंप्रेस करो उतना ही फोर्स लगा करके, तो उसी को क्या कहते हैं, कंप्रेसिव टेंशन, ठीक है। अगर आप यू डू नॉट अलाउ टू एक्सटेंड और बेंड, ये लिखा हुआ है कि वो नहीं हो रहा, ना ही वो बेंड हो रहा है ना ही वो एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब उतना ही फोर्स वॉल से या किसी और से लग रहा होगा, है ना। देखो इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है ऐसे, ठीक। तो इधर से फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण तुम अगर इसको हीट करोगे, ये फैलना चाहता है तो वॉल उसको उतना ही लगा के वापस दबा देगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। थर्मल स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये होता है थर्मल स्ट्रेस, ठीक। सारे वैल्यूज़ आपको पता है। थर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू डाल दो तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 इंटू 10⁴। अब क्वेश्चन में लिखा है कि आपको बताना है आंसर डैश इंटू एक्स इंटू 10⁴, ठीक। तो 10⁴ के टर्म में x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ऑलराइट, तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है सेंटर पे और रेडियस एट ए डिस्टेंस r पे, ठीक। फॉर्मूला याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, देखो μ0I r² 2 r² प्लस x² के पावर में 3/2, ठीक है। x की वैल्यू एक बार रखना है 0 और एक बार रखना है r, दोनों का रेशियो निकाल लो, इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको मैथमेटिक्स लगाना है, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑलराइट, तो ये है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन H अल्फा एंड H बीटा इन द बार्मर सीरीज, इसका रेशियो बताना है,
तो जल्दी से समझ लो कि n=1 को क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज़ कहते हैं, n=2 को क्या कहते हैं, बामर सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बामर सीरीज़। अब अल्फ़ा का मतलब हो गया जस्ट ऊपर वाला, n=3 यहाँ से जो आएगा वो होगा अल्फ़ा, और इसके ऊपर वाले से जो आएगा वो होगा बीटा। ठीक है, n=4। तो बताओ H अल्फ़ा के लिए, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन एटम, H अल्फ़ा के लिए इनिशियल है 3 और फाइनल क्या है 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू R 1 इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और इसमें आप कैसे लिखेंगे 1/λ बीटा इज R 1/बीटा, तो 2 में तो आ रहा है लेकिन आ कहाँ से रहा है 4 से, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से R और R हो जाएंगे कैंसिल, ये रेशियो हो जाएगा उल्टा, लैम्डा बीटा बाई लैम्डा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 9, इसका एलसीएम आ गया 4, 9 और 4 को सॉल्व करो तो 9 - 4 इज 5, 5/36, 5/36, 5/36। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये है 16 और ये है 4, तो इसका एलसीएम हो गया 16, अब ये ऊपर चला जाएगा 16 और नीचे एलसीएम लो, तो 16 से डिवाइड होके 4, 4 - 1 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो इसको 4 से कैंसिल कर दो, तो 9 4 जा 4 जा, तो इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा 20/27, पर रेशियो उल्टा बताना है अल्फ़ा बाय बीटा, तो अल्फ़ा बाय बीटा क्या हो जाएगा 27/20, ये रेशियो आ गया। अब आपको बताना है x/20, तो x की वैल्यू क्या हो गई 27। ठीक है, x = 27। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपको बस यही समझ अल्फ़ा और बीटा को कैसे ट्रीट किया गया है। ठीक है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज वगैरह वगैरह। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, कोई इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। आपको बताना है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज, सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ये रहा डायग्राम बना लीजिए इधर। ठीक है, μ = 1 है, ये 1.5 है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, है ना, ये u है। आपको r गिवन है 30, v बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 - μ1/r। ठीक है, ये होता है। तो सारे वैल्यूज़ गिवन है, साइन के साथ रखना है, तो ये वाला साइन हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला साइन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो जिधर पॉजिटिव है वो r हो जाएगा पॉजिटिव और u इधर है तो माइनस, है ना। सॉल्व करो 30 आ जाएगा आंसर। ओके, ऑलराइट, तो नेक्स्ट है कुछ इस तरह से, फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज से आप पढ़ लो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताना है जब हमें 180 हर्ट्ज प्रोड्यूस करना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/2L, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया। ठीक, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं या चाहे तो ऐसे डिवाइड कर लो, है ना। तो L'/L इज 120/180। ठीक है, सॉल्व करो तो ये 2/3 हो चुका है, 2 3 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 6 3 जा, और L की वैल्यू है 90 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है। नाउ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, फोर्स अगर 2 न्यूटन एक्ट करता है कितने समय के लिए 5 सेकंड के लिए,
तो बताना है व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन ये वाला है, और मोमेंटम जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक, इन्हीं दोनों को यूज़ करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाई 2m, तो हाफ mu स्क्वायर इज p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, मास गिवन है, क्वेश्चन पीछे आप देख सकते हैं। ओके, तो सॉल्व करने के बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं आप। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज F इंटू एस, एस की वैल्यू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं काम। तो बच्चों, आई होप ये सोल्यूशन समझ में आया होगा आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 30, तो 30 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो सोल्यूशन वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप मोशन लर्निंग ऐप से पढ़ते रहें, सीखते रहें और इसी तरह से हमें प्यार दर्शाते रहें। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।